हाय, दिस इज सीए फिरोज। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के बारे में, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है एवरी 31 मार्च होता है। यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2025। अब हमें ये जानना है कि हमारे क्लोजर से रिलेटेड क्या क्या काम है और उनको कब करना है और उनको करने से हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड क्लोजिंग वर्क क्या क्या है और उसको क्या क्या और कैसे अपडेट करना है। उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड हमें क्या काम करने हैं बिफोर 31 मार्च या 31 मार्च के बाद उसको हम एनुअल ऑडिट के लिए कैसे प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हम लोग इनकम टैक्स के बारे में और साथ ही साथ एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो हमारे क्लाइंट है उनको क्या क्या क्लोजर से रिलेटेड वर्क करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जीएसटी में हमें क्या करना है। जीएसटी में सबसे पहले हमें एलयूटी के लिए अप्लाई करना है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, यहाँ पे आपने येलो कलर से देखा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये सारी चीजें एक्सपोर्टर के लिए। एलयूटी मतलब लेटर अंडरटेकिंग। ये आप अगर जीरो रेटेड एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं स्मूथली इन न्यू फाइनेंशियल ईयर तो आपको एलयूटी लेना जरूरी है। एलयूटी जो अप्लाई होगी किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए पहले से ही अप्लाई कर लें ताकि आप स्मूथली जीरो रेटेड एक्सपोर्ट कर सके इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025 और 6 में। अगर आपने एलयूटी अपडेट कर लिया, इसके बाद आपको ध्यान रखना आईसी के बारे में। आईसी भी हमें अपडेट करना होता है हर साल कब अपडेट करना होता है, एवरी ईयर बिटवीन अप्रैल टू जून। अगर अप्रैल टू जून अगर हम अपडेट करते हैं तो जो भी सारी चीजें होती हैं हमारी कोई भी गवर्नमेंट फी नहीं रखती और बिना फी के हम लोग अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जून के बाद करेंगे तो कुछ गवर्नमेंट फी एप्लीकेबल हो जाती है और कुछ केसेस में क्या होता है, आईसी इनवैलिड हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे यूआईएन नंबर। यूआईएन नंबर क्या होता है, अगर आपने पीसीएल लिया यानी पैकिंग क्रेडिट लिमिट ले रखी है, आप एक्सपोर्टर हैं, तो आपके लिए क्या है, एवरी ईयर आपको यूआईएन नंबर रिन्यू करना पड़ता है। ये आपको डीजीएफटी से करवाना पड़ता है। डीजीएफटी पोर्टल में जाके आप सेल्फ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एवरी ईयर अपडेट करना होता है, तभी आपको जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर आप अगर एक्सपोर्टर हैं, आपको क्या करना है, पहला काम क्या है, एलयूटी अपडेट करनी है, दूसरा काम आईसी अपडेट करनी है, तीसरा यूआईएन नंबर। यानी ये तीन काम आपको एज ए एक्सपोर्टर करना है। फर्दर आप एक्सपोर्टर हो या नॉर्मल बिजनेसमैन हो तो जीएसटी में आपको क्या कंप्लाई करना है, जीएसटी में आपको देखना क्या है, 2B वर्सेस 3B। आपके 2B में जितनी आईटीसी आ रही थी उतना ही आपने 3B में लिया है, उसको चेक करना है। साथ ही साथ आपको चेक करना है जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B। जीएसटीआर 1 में आपने जितनी सेल डिस्क्लोज करी है वही 3B फाइल करते समय कंसीडर किया। इन दोनों को चीजों को चेक करने के लिए पोर्टल में एक होता है टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपेरिजन का टूल, उसमें जाएंगे। देखिए आप जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो, एज पर जीएसटीआर 1 एज पर 3B, देखिए हर मंथ का यहाँ पर वाइफर्गेशन होता है। देखिए टोटल बेसिस पे इस क्लाइंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है जीएसटीआर 1 और 3B में, मीन्स इनके पास नोटिस इस बेसिस पे नहीं आएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं एज पर जीएसटीआर 3B और एज पर जीएसटीआर 2B, यहाँ पर डिफरेंसेस एराइज हो रहा है जो रेड कलर से हाईलाइटेड है। आपको इसके बेसिस पे आपको रिकंसिलिएशन बनाना है, या पोर्टल की एरर है या आपके एंड से एरर है। आपके एंड से एरर है जो मार्च का पेंडिंग दिख रहा है, उस मार्च में आप प्रॉपर अपना जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करके प्रॉपरली यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं और अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो प्रॉपर कर सकते हैं। जो ये रेड कलर है वो नहीं आएगा, और इसका ये रेड कलर अगर आएगा फाइनेंशियल ईयर एंड तक भी तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस है। फिर आपको सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। नोटिस ना आए इससे पहले ही आप मार्च में जो भी करेक्शन करना है मार्च के जीएसटीआर 1 और 3B में फाइल करते समय वो करेक्शन कर लें, ताकि यहाँ पर भी जीरो हो जाए, ताकि आपके पास नोटिस आने के चांसेस ना हो। यानी आपने यहाँ पे समझ लिया क्या है, जीएसटीआर 2B और 3B और जीएसटीआर 1 और 3B का कंपेरिजन जो टूल आता है, आईटीसी कंपेरिजन टूल जो जीएसटी पोर्टल में होता है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारी टीम से भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीएसटीआर 1 वर्सेस बुक्स। यानी जीएसटीआर 1 में आपने पोर्टल में जितनी सेल डिस्क्लोज की है उतनी ही बुक्स में डिस्क्लोज होना चाहिए। आपको दोनों का रिकंसिलिएशन रेडी करना है। अगर कोई भी मिसमैच हो रहा है तो उसका रिकंसिलिएशन रेडी कर लें, या अगर कोई करेक्शन करना है तो उसका करेक्शन डाल दे। अभी मार्च का महीना यानी मार्च का जो जीएसटीआर 1 बाकी है तो उसमें वहां पे आप करेक्शन करके अपना फाइनेंशियल ईयर सही कर सकते हैं।
इसके बाद जीएसटीआर 2A वर्सेस बुक, यानी अभी तो पहले हमने क्या किया, पोर्टल में 3B और 2B का कंपैरिजन चेक कर लिया, इसके बाद हम बुक से भी कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि बुक्स में हमने जितनी भी परचेज चढ़ाई उसमें जितनी भी आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही वो 2A से कंपैरिजन करेंगे, 2A में प्रॉपर्ली आ रही है कि नहीं उतना, अगर नहीं आ रही है, जो भी सामने वाले सप्लायर की प्रॉब्लम है, तो वो आइडेंटिफाई करके सप्लायर से हम करेक्शन के लिए कह सकते हैं। सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में जो भी करेक्शन है डाल देगा, जिसकी वजह से हमारा 2A सही हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर का। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी मार्च का हमें जीएसटीआर 1 और 3 भी नहीं गया है, इस वजह से जो भी हमें करेक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में करने हैं, तो अभी ही करने हैं, इन पर बहुत ध्यान देते हुए हमें प्रॉम्प्ट बेसिस पे ये काम करने हैं। आपने क्या कर लिया, आप नॉर्मल बिजनेसमैन है, आपने जीएसटी पोर्टल से कंपैरिजन कर लिया 3B जीएसटीआर 1 और 2B का, साथ ही साथ आपने बुक से भी कंपैरिजन कर लिया अपने जीएसटीआर 1 और 2A के, साथ ही साथ अगर आप जीटीए मींस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है, तो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में एनसीएम में जाना है, एनसीएम का ये मतलब होता है नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, इसमें जीएसटी कौन देता है, जीटीए ही पे करता है। तो अगर इस मैकेनिज्म में जाना है तो इसमें क्या होता है कि आप जीएसटी पे करेंगे, साथ ही साथ आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको 31 मार्च तक आपको अपना जो डिक्लेरेशन है वो डालना है पोर्टल में, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो बात हमारी हो गई बुक्स की परचेज, बुक की सेल, और साथ ही साथ हमें आरसीएम में भी ध्यान देना है। आरसीएम क्या होता है, एक तो होता है रजिस्टर्ड जीटीए, जो रजिस्टर्ड जीटीए से आरसीएम आता है तो वो तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारे पोर्टल में, तो वहां से पे आउट हो जाता है। जो अनरजिस्टर्ड होते हैं वहां पर हमारा मेन कंसर्न है, जो अनरजिस्टर्ड है उसके लिए हमें सेल्फ इनवाइसिंग जनरेट करनी पड़ेगी, और साथ ही सेल्फ डिस्क्लोजर करना, उसको रिकंसाइल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे बुक्स में हमारा जो फ्रेट डिस्क्लोज होगा और हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट में जो हमने डिस्क्लोज किया है, जीएसटी डिपार्टमेंट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, रजिस्टर्ड ही वाले डिस्क्लोज होते हैं फ्रेट, और अनरजिस्टर्ड वाले नहीं हो पाते, और जबकि हमारे बुक्स में क्या होता है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों होते हैं। जब हमारे पास जीएसटी डिपार्टमेंट से ऑडिट आएगा तो उसमें ये डेफिनेटली ये आइडेंटिफाई किया जाएगा और आपके ऊपर फॉल बैक होगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उसके ऊपर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आरसीएम के ऊपर भी आपको बहुत ध्यान रखना है, जो आपके फ्रेट जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं जीटीए रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से कितने हैं, सेम ही आपको जीएसटी पोर्टल में डिस्क्लोज करना है। ये हमारी हो गई जीएसटी पोर्टल की बात। इसके बाद हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है हमें नई सीरीज अडॉप्ट करनी होती है, क्योंकि नॉर्मल कंसर्न में कि बिजनेसमैन क्या होता है, जो भी इनवाइस की सीरीज होती है उसके एंड में, जैसे अभी हम लोग का क्या चल रहा था 2024 और 5, तो ये फाइनेंशियल ईयर डिस्क्लोज करता है। अगर नई सीरीज होगी उसमें क्या डिस्क्लोज करना होगा, 2025 एंड 6, इस तरह से हमें नई सीरीज अडॉप्ट करनी, इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें बैंक का रिकॉन्सिलेशन भी रेडी करना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन रेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग तभी कंप्लीट होगी जब हम बैंक रिकंसाइल करेंगे। इसमें हो सकता है कुछ एंट्री हम डालने से रह गई हो, उसको बैंक चार्जेस इस तरह की एंट्रियां हमें डालनी होगी अकाउंटिंग में, तभी हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर होगी, तभी हम वो ऑडिट के लिए हमारी एनुअल एनुअल अकाउंटिंग कंप्लीट होगी। तो हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी, इसमें क्या हो गया, एक हो गया बैंक रिकंसिलिएशन, दूसरा हो गया इन्वेंट्री काउंट। हमें 31 मार्च तक हमें क्या करना है, इन्वेंट्री काउंट कर लेना है, ताकि हमारा ओपनिंग बैलेंस प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड हो और ऑडिटेड एफएस में प्रॉपर डिस्क्लोज हो। अगर हमने इन्वेंट्री प्रॉपर नहीं डिस्क्लोज की, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, सारे बिजनेसमैन की मैक्सिमम केसेस में वो क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन लिए होते हैं, तो उनका क्या होता है, बैंक में इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, बैंक में जो डिस्क्लोजर देना है एज पर काउंटेड होना चाहिए। हम रैंडमली कुछ भी नहीं देख सकते, अगर रैंडमली हमने कुछ भी दे दिया, ये तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो हम सस्टेन नहीं कर सकते, वो हमारी गोइंग टू डिक्रीज होगी, वो नीचे जाएगी, हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन्वेंट्री काउंट करना है, जो दो दो लेवल पे हमारे बेनिफिशियल होगा। पहला क्या हमने जो वर्किंग कैपिटल लोन लिया उसमें हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, दूसरा क्या है, जो हमारा ऑडिटेड एफएस होगा वो प्रॉपर हो जाएगा और हमारी कंट्रोलिंग इन्वेंट्री पे प्रॉपर हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे इंश्योरेंस होते हैं हमारे, इंश्योरेंस का पीरियड क्या होता है, पूरे 1 ईयर का होता है, वो होता है कट ऑफ से वो बियॉन्ड भी जा रहा है, तो हमें उसका प्रीपेड कैलकुलेशन करना है, ताकि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो जितना भी एक्सपेंसेस आए वो अप टू 31 मार्च है उसके बाद का ना आए, क्योंकि इंश्योरेंस नॉर्मली होता क्या है, बियॉन्ड द टाइम होता है। इसी तरह से कुछ सब्सक्रिप्शन होते हैं, अगर आप एक्सपोर्टर हैं आपको पता होगा, अगर आपने अलीबाबा का सब्सक्रिप्शन आज की डेट में लिया तो उसका 1 ईयर तक का आपका सब्सक्रिप्शन होगा, यानी जो एक्सपेंसेस होगा वो 31 मार्च तक का नहीं होगा, उसके बियॉन्ड होगा। तो हमें उसका प्रीपेड का कैलकुलेशन करना है और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में वही
वही अमाउंट, वही एक्सपेंसेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करते हैं, यानी फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस हमें मेंटेन करके रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में साल भर में क्या एडिशन, डिलीशन या क्या डेप्रिसिएशन है, इसका हमें एक्सेल में कैलकुलेशन करके रेडी करना है, ताकि हम उसको ऑडिट के लिए प्रॉपरली भेज सके और वहां पे हमें प्रॉपर हमारे ऑडिटेड एफएस प्रॉपरली ऑडिट हो पाए। इसके बाद हम बात करेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंफर्मेशन की। हमने जो भी एंट्री करी है डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, हो सकता है उसमें कुछ गलतियां रह गई। इस गलतियों को ढूंढने के लिए क्या होता है, हम क्रॉस चेक करते हैं अपने जो भी सप्लायर या जो भी बायर होते हैं उनसे हम एसओए लेते हैं, यानी जो हमारा अकाउंट है वो हम उनसे मांगते हैं, बताइए आपके यहाँ आपने कितनी एंट्री करी। तो वहां से जो एसओए आते हैं अपना जो अकाउंट होता है, अपनी एंट्री और उनकी एंट्री दोनों को मैच करते हैं। इसमें कहीं भी कुछ भी अप एंड डाउन होता है हम प्रॉपरली डिस्कस करते हैं और उसको रिजॉल्व करके अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में हमें जो एज पर न्यू एमएसएमई लॉ के अकॉर्डिंग हमें जो कंसीडर करना है, आपको अपने सभी क्रेडिटर्स से ये पूछना कि आपका एमएसएमई स्टेटस कैसा है। अगर उनका एमएसएमई स्टेटस ऐसा है यानी मैन्युफैक्चरिंग है और वो 45 डेज वाला रूल फॉलो हो रहा है उसके ऊपर, तो हमें उनको पेमेंट विद इन टाइम कर देना है। अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, जितने भी हमारे जो परचेजेस है, जो एक्सपेंसेस है, वो हमारे डिसअलाउ हो जाएंगे। अगर वो डिसअलाउ हो जाएंगे तो हमें इनकम पे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हमारी इनकम ज्यादा होगी क्योंकि एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो गए, तो हमारी इनकम ज्यादा हो जाएगी। जब इनकम ज्यादा होगी तो हमें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसका आप ध्यान रखें, जितना एमएसएमई से रिलेटेड है और उस पर 45 डेज वाला रूल एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसको टाइमली पेमेंट कर दें, अदरवाइज वो हमारे एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। अब हमने बात कर ली जीएसटी, अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांस टैक्स। नॉर्मली जो कॉमन मैन जानता है कि हमने एक साल इनकम कमाई, उसका जो टैक्स है वो अगले साल जुलाई तक हमें पे करना है, ये नॉर्मल कंसर्न होता है। लेकिन अगर आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है 10,000 से बियॉन्ड जा रही है, 10,000 से जब बियॉन्ड जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको एडवांस टैक्स उसी साल जमा करना है, वो क्वार्टरली बेसिस पे 4 क्वार्टर में जमा करना है। जो अभी लास्ट वाली एडवांस टैक्स की ड्यू डेट थी 15 मार्च 2025 की, वो एक्सपायर होगी। जब एक्सपायर होगी, तो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप, होता क्या है, कॉमन मैन जो फाइल करता है लास्ट डेटों में फाइल करता है, मान लीजिए जुलाई जून में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तभी टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी थी, तो आपके ऊपर पर मंथ 1% पीनल इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज होता है। अगर आज भी आप जमा कर देते हैं, तो आपके ऊपर जो 1% पर मंथ के हिसाब से जो पीनल इंटरेस्ट लगना है वो नहीं लगेगा, उससे आप सेव हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर लगता है आपका जो टैक्स लायबिलिटी है 10,000 के बियॉन्ड जाएगी, एस्टिमेशन है आपका, तो आप अभी जमा कर दें एडवांस बेसिस पे, तो आप क्या होता है 1% पर मंथ पीनल इंटरेस्ट से आप बच जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर ओल्ड रिजीम। अगर आप ओल्ड रिजीम अडॉप्ट करना चाहते हैं और आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, तो आप टाइमली उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज कर दीजिए, अदरवाइज आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और ओल्ड रिजीम में आपको ये ध्यान रखना है, टाइमली आपको रिटर्न फाइल करना है, अदरवाइज आपको ओल्ड रिजीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमने कंक्लूड कर लिया जीएसटी से रिलेटेड क्लोजिंग वर्क आपके साथ डिस्कस हो गए, अकाउंटिंग से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, अदर से रिलेटेड, आपके ऊपर सारी चीजें जो भी आपको क्लोजर वर्क मेनली करने हैं वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली। क्वेरी प्लीज कंसल्ट अस, वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।